हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत सारे टॉपिक है और वीडियो भी आज का बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है वो शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी देखने के लिए हम एक ग्राफ यहाँ पर समझेंगे पहले कि ग्राफ किसका होगा। तो एटॉमिक मास अगेंस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक पर न्यूक्लियन न्यूक्लियन पर बाइंडिंग एनर्जी जो होती है तो उसका एक ग्राफ जो होता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये मैं ग्राफ यहाँ पर विदाउट स्केल बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। तो यहाँ पर जो देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की हम बात करें तो मैक्सिमम किस में होती है, तो वो आयरन में होती है। तो आयरन की हम बात करें तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है कि 8.7 के आसपास कुछ होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले तो ये स्केल ले लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो अब इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 56 होता है। अब देखो तो यहाँ पर होगा क्या कि ऐसा प्रैक्टिकली दिखा गया है कि A लेस देन 30 और A ग्रेटर देन 170 ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं कि जिनका एटॉमिक मास लेस देन 30 होता है या ग्रेटर देन 170 होता है, तो वो क्या करेंगे कि वो अगर डिवाइड हो जाएंगे मतलब टूट जाएंगे या कुछ मिक्स हो जाएंगे तो वो क्या हो सकते हैं कि उनका एटॉमिक मास 30 से 170 के बीच में आ सकता है। तो जब उनका एटॉमिक मास इसके बीच में आ जाएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो वो चीज को अब हम कैसे समझे कि ये एक छोटा न्यूमेरिकल न्यूक्लियस है, ये एक छोटा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये छोटा न्यूक्लियस है मतलब उनका एटॉमिक मास कम होगा। तो अब अगर ये दोनों कंबाइन होके क्या करेंगे कि एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा वो सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी होती है कि ये कंबाइन होके एक बड़ा न्यूक्लियस बना दिया तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा कि 130 से 170 के बीच में आ जाएगा। ये लेस देन 30 वाला है, ठीक है, लेस देन 30 वाला है। अब तो होगा क्या कि इनका मास 30 से 170 के बीच आ जाएगा। वैसे ही हम दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ग्रेटर देन 170 वाला कोई न्यूक्लियस है। अब उसको हम ब्रेक करेंगे और ब्रेक करके उसके दो पार्ट कर दिए तो उनका जो मास होगा वो भी 30 टू 170 के बीच 30 टू 170 के बीच में उसका एटॉमिक मास आए। ऐसे दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो दोनों ही केस में क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तो वो न्यूक्लियर एनर्जी हमको किस तरीके से मिल सकती है, तो दो प्रोसेस होने पर मिल सकती है, ठीक है। कौन सी दो? इधर न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा या फिर क्या होगा कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक कोई बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे। तो होता क्या है कि ये जो डिवाइड होने वाला प्रोसेस है इसको बोलते हैं फिजन और ये जो प्रोसेस है ये फ्यूजन है, ठीक है। तो हमको जो पढ़ना है वो फिजन के बारे में, मतलब एक बड़ा न्यूक्लियस लेंगे उसको ब्रेक करके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देंगे और ये प्रोसेस में हम कुछ एनर्जी ऑब्टेन करेंगे और वो एनर्जी का यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फिजन प्रोसेस है ये बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक करके की जाती है और इसमें क्या होगा कि फ्यूजन तो उसमें छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और वहां पर भी हमको एनर्जी ही मिलती है। बट ये वाली जो प्रोसेस है ये क्या होगी कि सन में मिलती है, ठीक है। तो सन में क्या होगा कि एक्चुअली हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं और ये जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होगा कि कुछ एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। अब ऐसा सोच के हाइड्रोजन के दो बॉक्स लाके उसको कंबाइन करके एनर्जी जनरेट करने की कोशिश मत करना, ऐसा पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो फ्यूजन है उसके बारे में हमको बाद में पढ़ेंगे, हम पहले फिशन की बात करते हैं। तो फिशन में क्या होगा कि कोई बड़ा सा न्यूक्लियस होता है उसको ब्रेक करके क्या किया जाता है कि छोटे
छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट किया जाता है और एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। तो ये फोर्सेस के बारे में हम अब डिटेल में देखें तो क्या होगा कि ये प्रोसेस कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। फिशन, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन में आप देखो तो होता क्या है कि पहले हमने जो एक्टिविटी की बात की, तो एक्टिविटी में क्या था कि हमने एक न्यूक्लियस लिया था यूरेनियम 92 238। ये न्यूक्लियस का एक्टिविटी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो एक्टिविटी क्यों बतलाता है? स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। तो ये स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करता था कि अपने में से एक हीलियम न्यूक्लियस निकाल लेता था, जिसको हम बोलते थे कि अल्फा डीके हो रहा है। तो हुआ क्या कि ये स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा कि अपने में से अल्फा निकाल देगा, तो यहाँ पर थोरियम बन जाता था। ये एक प्रोसेस हमने देखा था। तो हुआ क्या कि ये थोरियम तो बन गया, बट थोरियम बनने से क्या स्टेबल हो गया? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि थोरियम अगेन क्या करेगा कि अपने में से अल्फा निकालेगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको 1000 रुपये दे दिए हैं और फिर बोला है कि उसको खर्च करो, बट खर्च करके पूरा कर दो। बट कैसे खर्च करना है कि 1-1 रुपया खर्च करना है। तो कैसे करोगे? तो वो प्रोसेस क्या हो गई, बहुत लंबी हो गई। तो उस प्रोसेस को छोड़ के हम यहाँ पर क्या करेंगे अब कि ये जो बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस को हम क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन उसके ऊपर हम इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर प्रोटॉन या फिर अल्फा डीके करके भी हम उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यूरेनियम को हम डायरेक्टली ब्रेक कर दें, ठीक है। अगर आपको 1000 रुपये दिए और आप 500 की दो चीज ले लो तो क्या होगा कि 1000 रुपये से ही खत्म हो जाए। बट 1-1 रुपये की चीज लेने को बोले तो क्या होगा कि बहुत डिफिकल्ट होती है। तो वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर कुछ सोचनी है कि यूरेनियम एक बड़ा एलिमेंट है, अब उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, तो उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट करके हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो दो चीज यहाँ पर हमको समझनी है कि यूरेनियम है, तो यूरेनियम स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा कि इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल अपने में से, मतलब अलग अलग क्या अल्फा है अपने में से निकालता रहेगा। तो अल्फा निकाल के वो छोटा होता जा रहा है और फिर स्टेबिलिटी ऑब्टेन करेगा। इससे बेटर है कि यूरेनियम को हम ब्रेक कर दे, क्या, तो 2 पार्ट में। तो यूरेनियम को ब्रेक करके हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दे तो ये 2 पार्ट ऑब्वियसली क्या हो जाएंगे कि यूरेनियम से छोटे होंगे। तो ये पार्ट छोटे छोटे हो गए तो फिर वो स्टेबल बन सकते हैं जल्दी। तो ये प्रोसेस यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन में होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल क्या किए जाते हैं कि उसके ऊपर इम्पैक्ट करके उसको तोड़ दिया जाता है यूरेनियम को। तो वो प्रोसेस कैसी होती है वो यहाँ पर लिखी है कि यूरेनियम 235-92 ये भी एक आइसोटॉप से यूरेनियम का। तो ये यूरेनियम 92-235 जो है उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को इम्पार्ट किया जाए तो वहां पर क्या होगा कि वो यूरेनियम 92-236 में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये जो यूरेनियम 92-236 है वो क्या होगा कि बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा कि 3 फ्री न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन तो सुना होगा, तो यहाँ पर आप देखो फ्री न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। ये न्यूट्रॉन फ्री हमको कैसे मिलेंगे, ठीक है, कैसे मिल रहे हैं, रीजन क्या है इसका वो समझो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो होता क्या है कि कोई बड़ा न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि प्रोटॉन ज्यादा होंगे। प्रोटॉन क्या करेंगे, रिपल करेंगे एक दूसरे को। तो वो रिपल करके न्यूक्लियस को ब्रेक ना कर दे, उस वजह से उसके अंदर ज्यादा क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या करते हैं कि इसको अपनी ओर खींचे रखते हैं। तो वो किस फोर्स से करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। तो होता क्या है कि प्रोटॉन का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि वहां पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूट्रॉन में ज्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा कि वो
चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वहां पर ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए। अब हुआ क्या है कि जो यूरेनियम बड़ा न्यूक्लियस था वो तो ब्रेक हो चुका है, तो ये वाला जो है वो ब्रेक होके 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटॉन के कंपेयर में जो न्यूट्रॉन चाहिए तो वो क्या हो गया कि पहले के कंपेयर में अब कम चाहिए, तो उस वजह से क्या होगा कि यूरेनियम में जो न्यूट्रॉन थे प्रोटॉन की कंपेयर में होने चाहिए, उतने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की कंपेयर में ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है उसमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बच जाते हैं। वही न्यूट्रॉन हमको यहाँ पर फ्री न्यूट्रॉन के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो उस वजह से यहाँ पर हमको क्या होगा कि जब हम यूरेनियम को ब्रेक करेंगे तो वहां पर हमको क्या होगा कि कुछ फ्री न्यूट्रॉन मिलते हैं। अब देखो तो दूसरी प्रोसेस है उसमें भी ऐसा ही है कि यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन इंपार्ट करके यूरेनियम 236 में कन्वर्ट किया जाता है। फिर अब देखो तो यहाँ पर 51 और 41 एटॉमिक नंबर वाले 2 न्यूक्लियस मिलते हैं और 4 न्यूट्रॉन फ्री होते हैं। ऐसे ही एक दूसरी प्रोसेस है, यहाँ पर यूरेनियम 235 के ऊपर न्यूट्रॉन इंपार्ट करके यूरेनियम 236 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर मतलब हो ही जाता है, और फिर वहां पर ज़ेनॉन और सीरियम जैसे 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। तो ये तीनों की तीनों प्रोसेस पॉसिबिलिटी है। ये पॉसिबिलिटी क्या है यूरेनियम को ब्रेक करने की, तो ये यूरेनियम को ब्रेक करो तो ये क्या हो रहा है कि पहले कुछ न्यूक्लियस मिल रहे, ये प्रोसेस में कुछ अलग न्यूक्लियस, यहाँ पर कुछ अलग न्यूक्लियस मिल रहे हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि ये आपको 3 सेम ही लकड़ी दे दी, ठीक है, या फिर कुछ भी दे दिया, ठीक है, लकड़ी दे दी, 3 सेम लकड़ी आपको दे दी। अब आपको बोला कि इसको ब्रेक करो, ठीक है, तोड़ दो। हर बार सेम मटेरियल से आप तोड़ पाओगे, सेम साइज से तोड़ पाओगे? नहीं ना। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि यूरेनियम 236 को ब्रेक करना है तो हर बार में वो सेम प्रोपोर्शन में ब्रेक नहीं होता है, और उसी वजह से क्या होगा कि वो जो भी प्रोपोर्शन में ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमको अलग अलग न्यूक्लियस मिलते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें आइडिया आया होगा कि जैसे हम 3 सेम लकड़ी होगी फिर भी उसको क्या होगा कि सेम प्रोपोर्शन में नहीं तोड़ पाते हैं, तो वो यूरेनियम के साथ भी होती है। तो उस वजह से हमको हर बार क्या होता है कि अलग अलग न्यूक्लियस मिलते हैं। अब ये जो अलग अलग न्यूक्लियस मिलते हैं तो वो किस वजह से मिलते हैं, तो मेन पर्पस क्या है कि ये तो स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस मिल गए, ठीक है, इसका यूरेनियम के ब्रेक होने के बाद जो न्यूक्लियस मिल गए वो क्या स्टेबल होंगे? बिल्कुल नहीं। ये स्टेबल कब बन पाएंगे? जब वो अपने में से बीटा एमिट करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पर है कि जो ज़ेनॉन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि अपने में से बीटा एमिट करेगा और वो बीटा एमिट करके सीज़ियम बनेगा। तो बीटा एमिशन में क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो एक बढ़ जाता है या कम भी हो जाता है, डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है या पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है अल्फा बीटा गामा डी के बाद। तो वहाँ पर ये जो ज़ेनॉन है तो उसमें से सीज़ियम बना बीटा डीके होके, तो इसका एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ गया उसके बारे में पूरा डिटेल में है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो होता क्या है कि अब ज़ेनॉन बीटा डीके करेगा तो वो क्या करेगा कि उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, बट रिमेन कि यहाँ पर एटॉमिक मास वो चेंज नहीं होता है। बीटा डीके में एटॉमिक मास एज इट इज रहता है। तो ये क्या हो गया कि ज़ेनॉन में से सीज़ियम बना, फिर क्या हुआ ये बेरियम बना, तो एक और एटॉमिक नंबर बढ़ गया, फिर वो लिथियम बना, एक और एटॉमिक नंबर बढ़ गया, और लास्ट में ये क्या बना, सीरियम बन गया। तो ये जो सीरियम है वो क्या है, स्टेबल है। तो आप देखो कि यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होके सीजियम और सीरियम दोनों में क्या हुआ कि एक ब्रेक हो गया, और उसके बाद जो ज़ेनॉन है वो क्या होता है कि बीटा डीके करता रहेगा, और वो बीटा डीके करके लास्ट में सीरियम में क्या होगा कि स्टेबिलिटी ऑब्टेन करता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस खत्म होता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो भी न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, या फिर आप बोल दो कि
एनर्जी जनरेट होती है, ये पूरी प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होगी। तो जो एनर्जी जनरेट होगी वो एनर्जी क्या होगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेशियो में होगी, मतलब उसका यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, अब ये जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये एनर्जी कैसे आती है वो समझे। तो हमारे पास कोई एक 240 मास वाला, एटॉमिक मास 240 हो वैसा एक न्यूक्लियस है। अब ये जो न्यूक्लियस है 240, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी हम ले लें पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो हम यहाँ पर बुक में एग्जांपल दिया है वही ले रहा हूँ कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 240 है। अब ये जो है तो 240 वाला है बड़ा न्यूक्लियन, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस, तो वो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गई, मान लो कि वो 120 वाले दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो तो एटॉमिक मास क्या हो गया 120। तो स्टार्टिंग में हमने जो ग्राफ देखा था वहां पर हमने क्या देखा था कि 30 to 170 के बीच में जो मास, एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस आते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा होती है। तो होगा क्या कि 240 एटॉमिक मास वाला जो न्यूक्लियस था वो ब्रेक हो गया, तो उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थी उसकी कंपेयर में अब क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दोनों एलिमेंट की क्या हो जाएगी, ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे हो जाएगी, तो 8.5 बुक का ये एग्जांपल है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से लिया। तो होगा क्या कि यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस आएगा कितना, 8.5 माइनस 7.6, तो आंसर मिलेगा 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो क्या रहा है कि एक न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी क्या हो गई, तो रिमूव हो गई। तो होता क्या है कि हमारे पास टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, टोटल 240 न्यूक्लियन थे, तो 240 इंटू 0.9 तो वो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब कोई बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होकर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और अराउंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू होती है ये एनर्जी कहाँ जाती है, तो ये जो एनर्जी होती है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है उसी का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो हमको समझना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज बाकी रह गई है एक्चुअली, कि जिसको बोलेंगे हम सीरीज चेन रिएक्शन बोलेंगे। ये कुछ नया है, चेन रिएक्शन होता क्या है, तो ये कोई एक यूरेनियम है जिसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन इंपार्ट किया है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, ऐसा माना गया है। ठीक है, कब, जब यूरेनियम का मटेरियल लिया गया उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन को इंपार्ट किया गया, तो ये इंपार्ट होने में क्या होगा कि ये अलग अलग टाइप में न्यूट्रॉन यूरेनियम ब्रेक होता है, तो यूरेनियम ब्रेक होके अलग अलग टाइप के रिएक्शन देता है। तो ये हर एक रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो उनको ऑन एन एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं ऐसा कंसीडर कर लिया गया है। तो हो क्या रहा है कि जब यूरेनियम पर हमने न्यूट्रॉन इंपार्ट किया तो वहां पर हमको क्या हुआ कि 2 न्यूट्रॉन जनरेट हुए ऐसा हम मान ले रहे हैं। ठीक है, 2.5 न्यूट्रॉन तो बता नहीं सकते, तो ये जो न्यूट्रॉन जनरेट होंगे वो क्या करेंगे कि 2 और यूरेनियम के न्यूक्लियस को क्या कर देंगे कि ब्रेक कर देंगे।
तो अब ये यूरेनियम ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, दो और न्यूट्रॉन को जनरेट कर देगा, ये भी दो और न्यूट्रॉन को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब देखो कि जो बड़े न्यूक्लियस जो जनरेट हो रहे हैं वो तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप देखो कितनी प्रोसेस इसीलिए बताई है कि जरूरी नहीं है कि हर बार यूरेनियम सेम प्रोपोर्शन में ब्रेक हो। तो होता क्या है कि ये यूरेनियम तो कोई भी प्रोपोर्शन में ब्रेक होकर कोई भी एलिमेंट बनाने का उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है कि ये जो लास्ट वाले न्यूट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं उसकी है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन होंगे वो क्या होंगे कि कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ जनरेट होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी। अब ये जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे कि अगर प्रोसेस में रहेंगे तो वो क्या करेंगे कि दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ इंपैक्ट होकर उसको भी ब्रेक करते रहेंगे। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक ने दो न्यूट्रॉन जनरेट किए, अब ये दोनों अलग अलग यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ इंपैक्ट होकर क्या करेंगे कि उनको ब्रेक करेंगे, तो वहां पर अलग से एक न्यूक्लियस दो और न्यूट्रॉन को जनरेट करेगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये अलग से वापस जाके क्या करेंगे, 4 यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है यही प्रोसेस को बोलते हैं चेन रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि एक ने 2 को तोड़ा, 2 ने 4 को तोड़ा, 4 8 को तोड़ेंगे, इस तरीके से एक चेन बनती जा रही है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं एक्चुअली चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन में आप देखो तो होगा क्या कि यहाँ पर एक यूरेनियम को ब्रेक होने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी मिला। अब वो क्या करेंगे कि वो अगर एक ही यूरेनियम को ब्रेक करके तो हमको अगेन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी मिलती, फिर वो एक को करता तो 200 ही मिलती। बट एक यूरेनियम को ब्रेक किया तो उसने 2 न्यूट्रॉन को जनरेट किया, वो 2 न्यूट्रॉन क्या कर रहे हैं, 2 यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाएगी। आगे क्या हो रहा है देखो, तो आगे हो जाएगा 1600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो चेन रिएक्शन है वो हमको बता रही है कि जो एनर्जी मिल रही है वो क्या है, कंट्रोल नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, बट ये प्रोसेस को हमें कंटिन्यू तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस रखेंगे तो क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो क्या होगी कि हमारे कंट्रोल में रहेगी। तो इसी जो फॉर्मूला है उसी का यूज करके 2 चीज बनाई गई है, एक है न्यूक्लियर पावर प्लांट और दूसरा है न्यूक्लियर बॉम्ब या आप एटॉम बॉम्ब बोल सकते हो। ठीक है, तो 2 चीज है। तो होता क्या है कि अगर ये सेम प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है अगर वो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो वो क्या होगी कि बहुत सारी एनर्जी थोड़े से टाइम में बना देगी, बहुत सारी एनर्जी थोड़े से टाइम में जनरेट कर देगी। तो वो क्या होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉम बॉम्ब का प्रिंसिपल हो जाएगा। बट अगर सेम थिंग हम कंट्रोल में करेंगे तो एक बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट किया है, उसको थोड़े समय बाद भी थोड़े टाइम बाद उतनी ही एनर्जी को हम जनरेट करते रहेंगे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कंट्रोल में रहेगा। तो वो क्या होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है। तो वहां पर ये जो एनर्जी है वो कैसे यूज होती है वो हमको देखना है न्यूक्लियर पावर प्लांट के टॉपिक में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिगर भी बनाया हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का। तो वहां पर क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बुक में आप देखोगे तो इतना अच्छा फिगर नहीं है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही दे दिया है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। तो ये मेरा थोड़ा हाथ लग गया तो थोड़ा सा फिगर बिगड़ गया, बट अब ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले तो देखो कि ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं कोर। ये कोर जो है वहां पर क्या होता है कि यूरेनियम का मटेरियल रखा जाता है। ठीक है, कि जिसका हमें फिशन करना है। ठीक है, जिसका फिशन करना है वो यूरेनियम ये कोर में रखा जाता है। तो अब ये कोर में यूरेनियम रखा, अब उसका क्या हुआ कि फिशन होना स्टार्ट हो गया। फिशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ये एनर्जी क्या होगी कि हीट के फॉर्म में होगी। ये हीट के फॉर्म में जो एनर्जी होगी
वो एनर्जी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एक पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक पाइप है, वहां पर जो एयर होगी वो गर्म हो जाएगी, वो गर्म होके हीट हो जाएगी, वो क्या करेगी इस तरीके से पाइप में उसको घुमाया जाता है, यहाँ पर पंप होता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से हीट जो गर्म होगी वो इधर से क्या होगी कि ये पूरे पाइप में जाएगी। अब ये पाइप में जाएगी तो होगा क्या कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर पानी रखा होता है, तो ये यहाँ से हीट जाएगी, गर्म हवा, ठीक है, गर्म हवा जाएगी, वो क्या करेगी कि यहाँ पर से पास होगी, इसी में से पास होगी, तो इसी में से पास होगी तो क्या होगा कि ये हीट रिलीज कर देगी, यहाँ पर हीट रिलीज कर देगी, ठीक है, तो हीट रिलीज कर देगी तो क्या होगा कि ये जो पानी होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से हमको स्टीम मिलेगी, इतना गर्म कर देगा ये पानी को कि यहाँ से हमको स्टीम बन जाएगी पानी का। अब वो स्टीम क्या होगी तो यहाँ से ऊपर होके इधर जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो प्रेशर होगा ना वो हाई प्रेशर होगा, ठीक है, उस वजह से क्या होगा कि ये यहाँ से इधर जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा कि इसमें हाई प्रेशर स्टीम एंटर करेगी, तो ये टरबाइन होता है, तो ये टरबाइन को क्या करेगी रोटेट करवाएगी, ये टरबाइन को रोटेट करवाएगी, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो डायनेमो होता है वो ये एक जनरेटर रखा होता है, ठीक है, ये जनरेटर को घुमाएगा और जनरेटर क्या करता है कि इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करेगा, तो वो जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहां पर दे दी जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब यहाँ पर आप आगे देखो तो होता क्या है कि हमने तो यहाँ से देख लिया, आगे क्या होगा, तो जो स्टीम यहाँ से हाई प्रेशर पर जाती है वो यहाँ पर टरबाइन को तो घुमा देगी ड्यू टू हाई प्रेशर, बट हाई प्रेशर पर टरबाइन को घुमाने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर उसका प्रेशर लो हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर वाली स्टीम यहाँ पर नीचे आएगी तो क्या होगा कि यहाँ पर से कूलेंट, ये जो पाइप दूसरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर से कंटिन्यू कूलेंट घुमाया जाता है, ये पाइप में यहाँ पर इस तरीके से कंटिन्यू कूलेंट घुमाया जाता है, तो ये क्या करेगा कि जो लो प्रेशर वाली स्टीम आ रही है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। अब ये टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि कंटिन्यू कूलेंट घुमाया जाता है, तो ये स्टीम को क्या करेगा कि वाटर में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम कर देगा, तो ये कम टेम्परेचर वाला फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पानी बन जाएगा, तो ये पानी को अगेन यहाँ से क्या किया जाता है कि ये दूसरे पंप जो रखा है ये पंप के थ्रू अगेन ये पहले वाले जो हमारा कंटेनर था उसमें भेज दिया जाता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो कंटिन्यू चलने में क्या होगा कि एक्चुअली यहाँ पर जो टरबाइन रखा होता है उसको यहाँ से जनरेट हुई हाई प्रेशराइज स्टीम घुमाती है और ये टरबाइन जनरेटर के साथ जुड़ा रहने से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है वो जितना दिखता है इतना इजी नहीं है, ये प्रोसेस में क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो ये होती है कि ये यहाँ पर जो वेस्टेज होगा वो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होगा, तो जैसे हमारे घर में कचरा निकलता है उसको हम कहीं पर भी फेंक देते हैं, एक्चुअली नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है, बट नहीं समझते लोग, बट फिर भी फेंक देते हैं, तो ऐसा ये जो रेडियो एक्टिव निकलता है वेस्ट उसको हम नहीं फेंक सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये रेडियो एक्टिव वेस्टेज को हम कहाँ पर डालें, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी डालें हमने देखा है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो उसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर की कुछ भी इफेक्ट नहीं होती, सिल्वर फॉइल होता है तो उसमें से भी वो पास होकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन को अफेक्ट करती है, ठीक है, सब वीडियो देखे होंगे तो पता होगा उनको। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्टेज का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि बड़े से कंटेनर में भर के उसको डीप सी में मतलब बहुत ही गहरे समुद्र में डाल दिया जाता है। अब ये तो हो गया कि एक तो मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो ये प्रॉब्लम तो आने वाली है, बट दूसरी भी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम देखें। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हाई एनर्जी न्यूट्रॉन होते हैं, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन,
तो ये क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी के साथ जनरेट होते हैं। तो इतनी एनर्जी वाले जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं कि दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को इम्पैक्ट करके ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी वाला, ये एनर्जी कौन सी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो इतनी ज्यादा एनर्जी वाला न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम को इम्पैक्ट करके उसको ब्रेक नहीं कर सकता है, तो वहां पर क्या होगा कि ये प्रोसेस रुक सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी है इसको 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी एनर्जी को बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा। 200 से 0.4 जितनी उसकी एनर्जी को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए क्या होगा कि मॉडरेटर यूज होते हैं, ठीक है। मॉडरेटर क्या करते हैं कि इसकी एनर्जी को कम कर देते हैं। अब ये इतनी ज्यादा एनर्जी होती है तो उसको कम मॉडरेटर के थ्रू कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये इतनी कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस को क्या कर सकता है कि ब्रेक कर सकता है। अब इसका एक एग्जांपल समझे कि ये हमारी अर्थ की सरफेस अर्थ है, तो अर्थ के आसपास आप मान लो कि कोई एक स्पीड में जा रहा है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ही स्पीड में जा रहा है, हाई स्पीड में, तो क्या होगा कि ये अर्थ के सरफेस के पास से निकल जाएगा, बट अर्थ इसको खींच पाएगा नहीं, खींच पाएगा। बट अगर आप देखो कि कोई स्लो मोशन में जा रहा है तो क्या होगा कि ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको अपने ओर खींच लेगा। तो होता क्या है कि अगर स्लो मोशन में होगा तभी हम स्लो मतलब कम वेलोसिटी, स्लो मोशन निकल रहा है तो कम वेलोसिटी होगा तभी वो क्या होगा कि दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो पाएगा। ज्यादा वेलोसिटी से होगा तब तो वो विदाउट एनी रिएक्शन निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी न्यूट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वजह से क्या होगा कि वो दूसरे यूरेनियम के पार्टिकल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इसलिए मॉडरेटर के थ्रू उसकी जो एनर्जी है उसको कम किया जाता है। अब ये मॉडरेटर क्या करते हैं, तो ये हमारे मान लो कि ये यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम का रोड है, तो यूरेनियम में से आप देखो ये क्या हुआ कि ये न्यूट्रॉन निकला, ठीक है, यूरेनियम के अंदर प्रोसेस होकर एक न्यूट्रॉन निकला, तो ये न्यूट्रॉन निकला ना, तो यूरेनियम के आसपास क्या होगा, H2O, D2O, इस तरीके से क्या होगा कि दूसरे मटेरियल रखे जाते हैं जिसको मॉडरेटर बोलते हैं। तो वो क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एनर्जी कम कर देते हैं। तो एनर्जी कम करके क्या कहते हैं कि 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी हो जाएगी, तो ये स्लो न्यूट्रॉन कहलाएगा। और फिर वो क्या होगा कि दूसरे जो यूरेनियम के न्यूक्लियस होते हैं उसको वो ब्रेक करने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उनकी एनर्जी को कम करना पड़ता है। फिर यहाँ पर आप देखो तो दूसरी एक प्रॉब्लम आ सकती है कि इतनी ज्यादा एनर्जी वाला न्यूट्रॉन है तो वो न्यूट्रॉन लीकेज भी हो सकता है। लीकेज का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमारा कोर है, ठीक है, जहाँ पर यूरेनियम रखा है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा कि कोर की सरफेस है, ये सरफेस से वो न्यूट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल सकता है, क्योंकि हाई एनर्जी है, तो उस वजह से क्या होगा कि न्यूट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जा सकते हैं। कोर में से अगर न्यूट्रॉन बाहर ही चले गए तो जो दूसरे पार्टिकल है, दूसरे यूरेनियम के न्यूक्लियस है, उसको ब्रेक करने के लिए कोई न्यूट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो क्या होगा कि प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। तो इसको यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है उसको क्या करना पड़ेगा कि हमें उसके कोर के अंदर ही रखने के लिए ये जो कोर की सरफेस होती है, ठीक है, ये सरफेस इसको रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है, रिफ्लेक्टिव। तो ये क्या होगा कि अगर कोई न्यूट्रॉन इसके साथ टकराएगा नहीं तो ये उसको बाहर नहीं जाने देगा बट रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस वजह से जो न्यूट्रॉन है वो कोर के अंदर ही रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है
जब यहाँ पर न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, ठीक है, मतलब ये फिशन के प्रोसेस में ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि मल्टीपल फैक्टर या फिर आप उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है तो उसको बोलते हैं के। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये फैक्टर के क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा है कि ऑन एन एवरेज 2.5 जो न्यूट्रॉन है वो जनरेट हो रहे हैं और हमने दिया कितना 1। तो हम जो न्यूट्रॉन देते हैं और जो जनरेट होता है उन दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के। तो के की जो वैल्यू आती है ये वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आप देखो तो ये 2.5 होती है ना, तो एक्चुअली ये जो वैल्यू है उसको ग्रेटर देन 1 रखा जाता है। तो ये ग्रेटर देन 1 रखने से क्या होगा, और उसकी वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ठीक है, और k इक्वल टू 1 क्रिटिकल हो सकता है जो, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो k इक्वल टू 1 ऑब्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि प्रोसेस में आप देखो तो कभी ज्यादा कभी कम न्यूट्रॉन जनरेट होते रहते हैं, तो उस वजह से k इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं पाएगा। तो k की वैल्यू को एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी चाहिए। तो अब ज्यादा वैल्यू रखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर एक न्यूट्रॉन दिया, अब k की वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन दिया बट जनरेट 1 से ज्यादा हो रहे हैं। तो न्यूट्रॉन अगर 1 से ज्यादा जनरेट हो रहे हैं तो उस वजह से जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी कि फास्ट हो जाएगी। क्यों, तो जैसे हमने चेन रिएक्शन में देखा कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए एक न्यूट्रॉन दिया, बट वहां पर प्रोसेस में 2 न्यूट्रॉन जनरेट हो गए, तो वो 2 न्यूट्रॉन ने 2 न्यूक्लियस को ब्रेक कर दिया, तो वो क्या हो गया कि 2 न्यूक्लियस ब्रेक होके 4 न्यूट्रॉन को जनरेट कर दिया, तो प्रोसेस फास्ट होती जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर मतलब k के थ्रू हम समझ सकते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 से ज्यादा हुआ, मतलब हमने जो न्यूट्रॉन दिया उसकी कंपेयर में ज्यादा जनरेट हो रहा है, तो जितना ज्यादा न्यूट्रॉन जनरेट होगा उतनी ज्यादा प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो जो चीज हमने चेन रिएक्शन में देखा था वही चीज यहाँ पर समझनी है कि अगर k 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा कि प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। अब अगर k 1 से कम हो गया तो क्या होगा कि हमने एक न्यूट्रॉन दिया और 0.9 न्यूट्रॉन ही जनरेट हुए। अब 0.9 होते नहीं है बट बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो ऑन एन एवरेज 0.9 हम ले सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर 2.5 भी नहीं होता है, बट क्या होगा कि आप देखो एक में 3 हो रहा है, एक में 4, एक में 2, तो प्रोसेस का जो एवरेज होता है उसको हम 2.5 न्यूट्रॉन पर प्रोसेस हम कंसीडर करते हैं। तो वैसे ही मान लो कि हमने एक न्यूट्रॉन इम्पार्ट किया, बट आफ्टर एंड ऑफ प्रोसेस क्या हो कि 0.9 न्यूट्रॉन ही जनरेट हुए, तो उस वजह से क्या होगा कि k की वैल्यू 1 से कम आती जाती है। तो हमने एक न्यूट्रॉन लिया, फिर 0.9 जनरेट हुए, फिर 0.81 जनरेट हुए, तो वो जो न्यूट्रॉन है वो उसकी कमी होती जाती है। तो एक टाइम पर न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। तो k लेस देन 1 होने से क्या होगा कि प्रोसेस स्लो होता जाता है। तो हमको एक्चुअली k इक्वल टू 1 ही रखना पड़ेगा, बट ये तो डिफिकल्ट है। तो होगा क्या कि यहाँ पर k की वैल्यू को थोड़ा सा 1 से ज्यादा रखा जाता है, बट 1 से ज्यादा रखने पर क्या होगा कि प्रोसेस तो फास्ट होता जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है कि इसके एक सॉल्यूशन निकाला गया है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है कि जो कोर पार्ट होता है वहां पर इस तरीके से क्या किया जाता है कि कैडमियम के रोड्स रखे जाते हैं। अब ये जो कैडमियम के रोड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उसको वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ से जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं उसे वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं कैडमियम। ये कैडमियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये रोड जो होते हैं वो क्या करेंगे कि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैडमियम के रोड ऑटोमेटिकली क्या करेंगे कि जो कोर पार्ट है उसमें चले जाएंगे, और अगर n की वैल्यू न्यूट्रॉन मतलब कम हो जाएंगे तो ये क्या होंगे कि अपने आप बाहर चले जाएंगे।
तो होता क्या है कि अगर न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लिया है तो न्यूट्रॉन कम हो गए तो ये बाहर निकल जाएंगे, तो न्यूट्रॉन वापस से ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से क्या होगा कि जो प्रोसेस एकदम फास्ट हो जाता था वो भी नहीं होगा और जो स्लो हो जाता है वो भी नहीं होगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा तो क्या होगा कि वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। अब यहाँ पर अगर मान लो कि ये कैडमियम का जो रोड्स है वो बाहर निकल गए, फिर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, 2 से ज़्यादा हो गई और ये अगर ऑटोमेटिकली अंदर गए ही नहीं तो मतलब खेल पूरा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फिर ब्लास्ट ही होगा कि ये बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती जाएगी तो वो कंट्रोल किससे होती है कि न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेने से। अगर यहाँ पर ये कैडमियम के रोड अंदर जा नहीं पाए, ऑटोमेटिकली कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यू अनकंट्रोल हो जाएगा। कंटिन्यू होता ही जाएगा तो ये अनकंट्रोल रहेगा, बहुत सारी एनर्जी जनरेट कर देगा, तो वो क्या होगा कि ब्लास्ट कर देगा और कुछ नहीं। तो ये चीज यहाँ पर होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो यूरेनियम होता है तो ये यूरेनियम 92-235 का यूज ही यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये यूरेनियम 92-235 जो है उसका एक्चुअली नेचर में परसेंटेज 0.7 है। ये यूरेनियम के अलग अलग जो आइसोटॉप्स होते हैं तो उनका अलग अलग परसेंटेज होते हैं, तो इसका जो परसेंटेज है बहुत कम है, नेचर में ये बहुत कम मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है तो यूरेनियम 92-238 मिलता है, नेचर में सबसे ज्यादा ये वाला मिलता है। बट हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसका यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि यूरेनियम 238 जो होता है वो क्या होगा कि वो हाईली रिएक्टिव, हाईली रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम जो होता है उसको बना देता है। कैसे, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखा है कि यूरेनियम 238 है, उसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन इम्पैक्ट किया तो वो क्या करेगा कि यूरेनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहां से वो बीटा एमिट करके ये क्या हो जाएगा कि यूरेनियम नेपच्यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा बीटा को एमिट करके, और फिर ये नेपच्यूनियन क्या करेगा कि बीटा को एमिट करके प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरेनियम के कंपेयर में आप देखो तो प्लूटोनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 94 ज्यादा है, मतलब तो वो क्या हो जाएगा कि और रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो और ज्यादा रेडियो एक्टिव बनते जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो यूरेनियम 238 है उसका यूज नहीं किया जाता है, जबकि यूरेनियम 235 का ही यूज किया जाता है किसके लिए, तो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि यूरेनियम 238 और ज्यादा रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एक आप यहाँ पर दूसरा भी दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो इसको कि ऐसा क्यों होता है। 238 को यूज नहीं किया जाता और 235 का ही यूज होता है। तो यूरेनियम हम यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं, अर्थ है और मास है। ठीक है, तो हमारे पास सेम एलिमेंट है कोई x, ठीक है, अब ये सेम एलिमेंट क्या होगा कि सेम हाइट से क्या होगा कि अर्थ की ओर आ रहा है और सेम हाइट से क्या हो रहा है कि मार्स की ओर आ रहा है। तो ये जब यहाँ पर टकराएगा अर्थ की सरफेस से तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी E1 होगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी E2 होगी। अब देखो तो क्या होगा, E1 इज ग्रेटर देन E2, ऐसा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अर्थ का मार्स की कंपेयर में ज्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा, उस वजह से ये ज्यादा वेलोसिटी से यहाँ टकराएगा, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये चीज आप समझ चुके हो। तो वही चीज क्या होगी कि जब हम यूरेनियम 235 लेते हैं और यूरेनियम 238 लेते हैं, तो जब हम न्यूट्रॉन इम्पैक्ट करते हैं दोनों के ऊपर, तो यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है E1 वोल्ट है। ठीक है, अब इसको भूल जाओ और यहाँ पर एनर्जी जो उसको मिलती है वो E2 ले रहे हैं।
तो यूरेनियम 235 के साथ जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो वो उसको E1 एनर्जी देगा, और 238 के साथ जब न्यूट्रॉन टकराएगा तो वो उसको E2 एनर्जी देगा। तो यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है, ठीक है, 235 के एक एक न्यूक्लियॉन को अलग करने वाली एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगी, तो E1 से कम होगी। जबकि यूरेनियम 238 में क्या होगा कि उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होगी वो क्या होगी, तो जो उसको न्यूट्रॉन इंपार्ट करने से एनर्जी मिलेगी E2 उसकी कंपेयर में ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होती है उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तभी आप ये जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक कर पाओगे, अगर उससे कम एनर्जी होगी तो उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो यही रीजन होता है कि जब न्यूट्रॉन को हम 235 पर इंपार्ट करेंगे तब वो यूरेनियम 235 को ब्रेक कर देगा, पर 238 को नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है उसकी कंपेयर में ये न्यूट्रॉन ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा प्रोसेस है, न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, वो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहना।